बिज तक के खास शो फायदे के फंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। कोई भी चमत्कार से करोड़पति नहीं बन सकता है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको लंबे वक्त तक निवेश करना होगा, तभी आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अच्छे रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसे में फायदे के फंड में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करें और आपकी जानकारी बढ़ा सके। तो आज के शो में हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हैं इसके लिए और वो आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बारीकियों को समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं सीमांत शुक्ला जी। आप चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिज तक पर। थैंक यू। हैप्पी टू बी ऑन दिस शो। जी सर, म्यूचुअल फंड की ओर देख रहे हैं हम, लोगों का तेजी से रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में क्या इसे एक बढ़िया ऑप्शन माना जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें एक गारंटीड रिटर्न मिलने की संभावना होती है? देखिए, गारंटी वर्ड तो नहीं होती है। पहली चीज ये कि म्यूचुअल फंड की बेसिक जो डिस्क्लेमर रहता है वो यही कहता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन ये भी एक अवधारणा गलत है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी मार्केट में लगाता है। म्यूचुअल फंड में वेराइटी ऑफ एसेट क्लास रहते हैं, जैसे कि इक्विटी भी रहता है जिसका लार्जर शेयर है और लोग बाग अधिकतर उसी ढंग से जानते हैं। बट देर आर डेट फंड्स ऑल्सो, जो कि फिक्स इनकम के प्रोडक्ट जैसे आपके बॉन्ड्स एनसीडी में लगाते हैं। उसमें भी छोटी टेन्योर जैसे 1 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए भी आपको डेट के ऑप्शन होते हैं, रिलेटिवली कम रिस्क वाले होते हैं। और 3 साल 5 साल वाले भी आपके डेट फंड होते हैं। इसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड एक अच्छा व्हीकल देता है मेरे ख्याल से, जिसमें आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है आपका पैसे मैनेज करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आप इक्विटी में डाल सकते हैं, आप डेट में डाल सकते हैं, और आप इवन जैसे प्रेशियस मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, या आप इंटरनेशनल जैसे अगर अपन बात करें कि आपको ब्राजील मार्केट के बारे में या चाइना मार्केट या यूएस मार्केट या यूरोप मार्केट में भी पैसा लगाना है, तो आपको इस टाइप के व्हीकल एक प्रॉपरली मैनेज पोर्टफोलियो के थ्रू, फंड मैनेजर के थ्रू आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। तो यस, म्यूचुअल फंड इज डूइंग गुड उस हिसाब से। बट गारंटी वर्ड बिल्कुल ना सोचे। मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप शेयर मार्केट की बात करें, उतार चढ़ाव जितना लंबे समय अवधि रहेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है पैसा लूज करने की, और लॉन्ग टर्म में आप यूजुअली ठीक ठाक अच्छे रिटर्न पा लेते जी सर, क्योंकि हम ज्यादातर इक्विटी से रिलेटेड ही बात करते हैं, तो ऐसे में आपने डेट के बारे में भी आज बात की, तो थोड़ा सा डेट फंड्स को थोड़ा सा हम इलाबोरेट तरीके से समझना चाहेंगे, उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है? हैं। बेसिकली जो कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म सेम है। यानी जैसे आप कहते हैं म्यूचुअल फंड, जब आप इक्विटी में लगाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो आप चेक काटते हैं, आरटीजीएस करते हैं, और आपको एनएवी पे यूनिट्स एलोकेट होती है। तो जो प्रोसेस है वो एकदम एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अंतर ये होता है, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन आपकी चॉइस कि आप लार्ज कैप में लगा रहे हैं, लार्ज या मिड कैप में लगा रहे हैं, या फ्लेक्सी कैप में लगा रहे हैं, मिड कैप में लगा रहे हैं, फंड मैनेजर उस मैंडेट के हिसाब से उस प्रकार की प्रतिभूति या सिक्योरिटीज शेयर्स को खरीदता है। जब हम डेट की बात करते हैं तो डेट में भी कई प्रकार के फंड होते हैं। जैसे कि एक कहलाता है, जो सबसे कम अवधि के लिए पैसा डाला जाता है, वो कहलाता है ओवरनाइट फंड। वो आपका 2 4 5 10 दिन के लिए अगर पैसा डालना है तो आप उसमें डालते हैं। ये प्राइमरली डेट सिक्योरिटी जो रिलेटिवली काफी सिक्योर होती है उसमें डालता है। फिर दूसरी अवधि होती है, लेट से आप 7 दिन से महीने भर के लिए डालते हैं, तो लिक्विड फंड होते हैं। और जिस प्रकार से इक्विटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, वैसे ही डेट का मार्केट है, जिसमें पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशनल है, इंश्योरेंस है, बैंक्स है, कॉरपोरेट है। ये छोटी से बड़ी अवधि के लिए उधारी का पैसा लेते हैं और बॉन्ड्स, सीपी, सीडी, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जो ट्रेड होते हैं। ये वो सिक्योरिटी या प्रतिभूतियां होती है जिनमें ब्याज दरें मिलती है, या फिक्स इनकम कहलाता है ये। तो आप देखें अगर, तो शॉर्टर पीरियड ओवरनाइट फंड से लेके आपके पास गिल्ट फंड, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज जो प्रतिभूतियां इशू करती है उसमें लगाते हैं। सो यू हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ डेट ऑफरिंग, रेंजिंग फ्रॉम 1 डे से लेके आप 3 साल 5 साल तक के फंड ले सकते हैं। इनमें रिटर्न ऑब्वियसली इक्विटी के कंपैरिजन में कम रहेगा। इनमें आपको लेकिन रिलेटिवली रिस्क इक्विटी से कम रहती है, अगर अपन ऐसे बात करें। इसी प्रकार से अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें। आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, नो डाउट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आते हैं। बट अगर आपको खरीद के बेचना है और
बहुत लंबे समय के लिए नहीं रखना है, गोल्ड पे आपका व्यू है, तो आप म्यूचुअल फंड के ऑफरिंग जो गोल्ड आधारित है उनमें भी निवेश कर सकते जी। हमेशा हम सुनते हैं लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न की बात। ऐसे में अगर कोई म्यूचुअल फंड में अपनी निवेश जर्नी की शुरुआत ही कर रहा हो, तो उसे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उसको फर्स्ट स्टेप लेने के लिए कहाँ निवेश करना सबसे पहले बेहतर होगा? हैं। देखिए तन्वी जी, इसमें डिपेंड करता है कि वो सेवर है या ट्रेडर है क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जिस हिसाब से भारत में डीमैट अकाउंट खुले और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट हैज गॉन अप। अगर कोई व्यक्ति एफडी साइड से या सेविंग साइड से आ रहा है, जहाँ पे वो बैंकिंग साइड से मूव कर रहा है, तो उसे म्यूचुअल फंड टेस्ट करने के लिए, जो कहते हैं ना, टेस्ट मेकिंग के लिए लो रिस्क प्रोडक्ट डेट में भी है और रिलेटिवली लो रिस्क प्रोडक्ट इक्विटी में भी है, जैसे आर्बिट्राज फंड हो गया या इक्विटी सेविंग हो गए या हाइब्रिड फंड, इनको जनरली कहा जाता है, बैलेंस एडवांटेज फंड, कंजर्वेटिव बैलेंस फंड। ये वो फंड होते हैं जिनमें थोड़ी रिलेटिवली वोलेटिलिटी कम रहती है, और मैं रिस्क की जगह वोलेटिलिटी वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि रिस्क थोड़ा निगेटिव कनोटेशन देता है, वोलेटिलिटी आपको आपके पक्ष में भी खेल सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बैलेंस फंड देख सकते हैं, या इक्विटी में आर्बिट्राज या इक्विटी सेविंग या बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड फंड देखा जा सकता है। अगर आप बैंकिंग के परिदृश्य से देखते हैं कि अगर आप अभी तक सिर्फ बैंकिंग करते आए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल में आपने डीमेट अकाउंट खोल के बहुत ट्रेडिंग की है, तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग की ओर आए या सेविंग से इन्वेस्टमेंट की ओर आए, म्यूचुअल फंड एक सही प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको इक्विटी की समझ है, अच्छी समझ है, आपने ट्रेड किया है, देन यू कैन लुक एट मे बी अ लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, और डिपेंडिंग ऑन आपकी रिस्क प्रोफाइल। कोई थंब रूल नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज में पर्सनल वर्ड पहले आता है, फाइनेंशियल फाइनेंस बाद में आता है। तो हर व्यक्ति की अपनी एक रिस्क एपेटाइट होती है, जो कहते हैं ना, रिस्क झेलने की क्षमता होती है, कितना कैपिटल आप लूज कर सकते हैं, कितने समय के लिए डाल रहे हैं। सजेशन ये होगा कि कोई एक अच्छा एडवाइजर ले, उनसे समझे अगर आप नए हैं, नए सीखिए हैं, और उसके बाद इन्वेस्ट करें। जी, बिल्कुल, सबका फ़ाइनेंशियल गोल भी अलग होता है, सबके रिस्क एपेटाइट भी अलग होते हैं। ऐसे में सबके अलग-अलग डिमांड्स के हिसाब से वो अपने पोर्टफ़ोलियो को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन सर, एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम अपने व्यूअर्स को ज़रूर आपके ज़रिए बताना चाहेंगे कि अगर कोई मान लीजिए 30 साल का कोई व्यक्ति है और उसके पास 10,000 रुपए हैं, जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह के फंड्स में वो पैसे लगाएँ? अगर वो मिक्स, अगर लार्ज कैप, मिड कैप या अलग-अलग तरह के फंड्स हैं, तो 10,000 का एक एग्जांपल लेकर आपसे समझना चाहेंगे। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो मेरा ये सजेशन होगा, अगर उसने कभी जीवन काल में पिछले पास्ट में कभी इक्विटी मार्केट नहीं देखा है, तो मेरा सजेशन होगा हाइब्रिड वुड बी ए गुड ऑप्शन, जिसमें आप बैलेंस एडवांटेज टाइप या हाइब्रिड एग्रेसिव प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको 60 से 70% के आसपास इक्विटी और रिमेनिंग आपका डेट में रहता है, तो आपको एक कुशन भी मिल जाता है डेट की रिलेटिविटी का, और इक्विटी की आपकी ग्रोथ जो सेक्टर है। और मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी इस प्रकार के मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो जितनी लंबी अवधि का सोच सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। आपके चांसेस, यानी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस घटते जाते हैं आपके गिरावट के। तो मेरा सजेशन होगा हाइब्रिड, लेकिन हाँ, अगर कोई यंग है और 10 साल के लिए सोच रहा है, तो शायद लार्ज कैप इक्विटी वुड बी अ गुड वे टू स्टार्ट अप राइट नाउ। अगर रिस्क एपेटाइट है, तो देन वन कैन लुक एट मे बी मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऑल्सो, बट सब्जेक्ट टू रिस्क, क्योंकि सोचना अलग होता है और करना अलग होता है, रिस्क को समझना अलग होता है। हुँ। सर, आपने बताया कि लंबी अवधि के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपके ज़रिए आप लंबी अवधि कितने साल को मानेंगे? क्योंकि अलग-अलग एक्सपर्ट से हमने बात की थी, तो सब एक मोटा-मोटी जो रेंज देते हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या वही रेंज 7 से 10 साल को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं? देखिए, अगर वैसे देखें तो म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री अपने इंडिया में अगर अपन देखें, प्राइवेट सेक्टर की भी 93-94 से स्टार्ट हो गई थी, राइट? तो लॉन्ग टर्म 20 साल भी हो सकता है, और वाकई लोगों ने, अगर आप देखें, कुछ पुराने फंड है, इवन हमारा भी एक काफी पुराने फंड है, उसमें पैसे बने हैं लोगों के, बट और अच्छे बने हैं। बट हाँ, अगर आज आज की जनरेशन के हिसाब से बात करें, तो मुझे लगता है कि 7 से 10 से 12 साल एक ठीक ठाक लॉन्ग टर्म की एक होराइजन हो सकती है, जिसको देखते हुए खास तौर से शेयर मार्केट रिलेटेड या इक्विटी म्यूचुअल फंड में व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। जी। सर, अभी आपने हाइब्रिड फंड के बारे में बताया। सर, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में भी थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। दोनों में क्या अंतर है और जी, इसको आप किस स्थान पर देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना सही हो सकता है? देखिए,
अगर अपन शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट को देखें तो बेसिकली लार्ज कैप टॉप 100 होता है, उसके बाद 101 से लेके 150 मिड कैप होता है, और 250 स्टॉक, यानी पहले 100 फिर 150 हटा दे तो उसके बाद स्मॉल कैप रहता है। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, ये दोनों के ऑब्जेक्टिव बड़े सिमिलर टाइप होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो लार्ज कैप फंड होता है वो सिर्फ लार्ज कैप में 80% लगाते हैं, मिड कैप फंड 65% अपना जो एयूएम है वो मिड कैप में लगाते हैं, रिमेनिंग 35% आता है, और स्मॉल कैप में भी 65 एंड 35 रहता है। अगर अपन देखें फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों में फंड मैनेजर को एक छूट रहती है या प्ले रहता है, प्ले बुक रहती है कि वो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों में लगा सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि फ्लेक्सी कैप में अगर फंड मैनेजर चाहे तो 0 से 100% लार्ज कैप कर सकते हैं, 0 से 100% मिड कैप कर सकते हैं, 0 से 100% स्मॉल कैप कर सकते हैं। वहीं बशर्ते अगर आप मल्टी कैप देखेंगे तो उसमें एक एक सीलिंग दी हुई है या सब लिमिट दी हुई है। 25% लार्ज कैप होगा, 25% मिड कैप होगा, 25% स्मॉल कैप होगा। बचा हुआ जो 25% है आउट ऑफ 100 रुपीज, वो कोई भी चूज कर सकते हैं, लार्ज कैप भी चूज कर सकते हैं, मिड कैप भी कर सकते हैं, या मिक्स भी कर सकते हैं। तो जहां पे आपका फंड मैनेजर पे कॉल बहुत अच्छा है, जहां आपको लगता है कि नहीं भाई मैं फंड मैनेजर पे एक कॉल ले रहा हूँ कि ये एक्टिव फंड मैनेजर अच्छा करेंगे, वहां पे आप फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। जहां पे आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे अपना एसेट एलोकेशन, इक्विटी का एसेट सब एलोकेशन मुझे लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में बराबर रखना है 25-25, और 25% की सिर्फ आप प्ले देना चाहते हैं फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए, तब मल्टी कैप बेटर। जी। आजकल तो हम देख रहे हैं सर बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड हाउसेस भी आ रहे हैं, नए-नए जी एनएफओ लेकर आ रहे हैं वो। तो ऐसे में आपने अभी जैसा बताया कि अगर वो फंड मैनेजर पर बेट कर रहे हैं तो वो चुन सकते हैं उसके हिसाब से उन्हें कौन-सा फंड लेना है। लेकिन सर समझे कैसे कि क्या एनएफओ में पैसे लगाना मतलब रिस्की ऑप्शन हो सकता है? देखिए, एक एक भ्रांति दूर करना चाहूंगा कि लोग बाग अधिकतर पुराने टाइम का तो मुझे याद है, अभी का मैं कमेंट नहीं करूंगा, कि लोग सोचते थे कि 10 रुपए का एनएफओ आ रहा है तो इस पे रिटर्न 10 से बनेगा, कि जो इक्विटी मार्केट में आईपीओ आते थे उससे कोरिलेशन होता था। मेरे ख्याल से एनएफओ में इन्वेस्ट करना तब सही होता है जब आपको लगे कि इस फंड मैनेजर पे मुझे एक कॉल लेना है, इसका एक फंड अच्छा कर रहा है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और मैं इसकी दूसरी चीजों पे भी देखना चाहूंगा। जस्ट ये सोच के कि 10 रुपए की एनएवी पे आप एंटर करेंगे और आपके रिटर्न बनेंगे, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, भ्रांति है। राइट। दूसरी चीज, एनएफओ में आप तब देखें कि एक तो फंड मैनेजर का हिसाब आपने समझ लिया कि भाई वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसी की दूसरी एनएफओ आ रहा है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई नया यूनिक आइडिया हो, कि भाई अगर जैसे अभी अगर अपन देखें तो कुछ एनएफओ रन द मिल होते हैं कि भाई लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो देर आर प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट विच यू कैन लुक एट, जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ज्यादा बेटर होंगे। लेकिन हाँ, कोई नया आइडिया आता है, ऐसा कोई एसेट क्लास आता है जिसमें अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे बीच में पिछले 8-10 साल का अगर देखें तो एक टाइम में पहले एक डिविडेंड यील्ड नई नई थीम आई थी, कॉन्ट्रा थीम आई थी, वैल्यू थीम आई थी। लेकिन कुछ थीम लॉन्ग टर्म रहती है, कुछ शॉर्ट टर्म रहती है, शॉर्ट मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स आए हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस एसेट क्लास में आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अगर आपको नॉर्मल केस में नहीं मिल रहा है तब एनएफओ को देखिए। अन्यथा मुझे लगता है फंड मैनेजर के ऊपर कॉल है कि आप किसी के मिड कैप में डाले हुए हैं और आपको लगता है कि उनका लार्ज एंड मिड कैप आया है या स्मॉल कैप आया है और आप उससे खुश हैं और आप चांस देना चाहते हैं, तब एनएफओ देखिए। बट जस्ट 10 रुपए की एनएवी है या एनएफओ आया है तो दैट नॉट पॉइंट बी द राइट। तो मेरा आखिरी यही था कि एनएफओ को वो देखें कि एनएफओ किस फंड से आ रहा है, उस फंड मैनेजर से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और आपको लगता है कि वो आपके नए इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिफिकेशन अच्छा कर सकेंगे, सीइंग पास्ट रिकॉर्ड। अन्यथा अगर आपके अवेलेबल है उस टाइप के प्रोडक्ट, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है और फंड मैनेजर का भी एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उस टाइप के एसेट में आप एनएफओ को ना देखें। हाँ, कुछ नया आइडिया हो, कोई नई चीज हो, नई थीम हो जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो एनएफओ जरूर देखना चाहिए। जी। सर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लोगों के मन में बहुत बार ये सवाल आता है कि क्या ये समय अभी सही होगा उनका म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए? तो ये समय ये कौन सा समय होना चाहिए? कब से उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश अपनी जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए? या अलग-अलग सेक्टर अगर थीमेटिक की अभी अगर आपने जैसे ज़िक्र किया, कोई पर्टिकुलर थीम में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उस समय उसके ग्रोथ को स्टडी करना चाहिए या क्या बेसिस होना चाहिए?
तो पहले 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 मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि कौन सा अच्छा समय है। कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा हो, कल भी अच्छा हुआ, पहली चीज तो ये। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद बस मिस कर जाते हैं यही सोचते हुए कि भाई आज लगा देते, कल लगा देते। तो सारे समय अच्छे हैं, बशर्ते आपको अपनी होराइजन पता हो, आपको अपनी रिस्क पता हो, और आप कौन सा व्हीकल चूज कर रहे हैं। यानी अगर आपकी शॉर्टर पीरियड है तो आप डेट फंड की ओर जा सकते हैं, या हाइब्रिड या आर्ब की तरफ जा सकते हैं, आर्बिट्राज की तरफ देख सकते हैं। अगर आपकी लॉन्ग टर्म है तो हर दिन अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ये है, समय दीजिए। समय वो कहते हैं ना, डोंट टाइम द मार्केट, गिव टाइम टू द मार्केट इज इम्पोर्टेंट पीस। सर्टेनली बहुत लंबे समय जब आप लगाते हैं तो टाइमिंग का इफेक्ट, मार्केट के उतार चढ़ाव का बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली आप अगर सेवर है तो आप उससे तो बेटर रिटर्न बना ही लेंगे। अगर आप बैंक डिपॉजिट या कासा में डाले हुए हैं, तो उससे तो पैसा बेटर बन ही जाएगा। सेकंड, आपने कहा कि थीम क्या है। मेरे ख्याल से देखिए, एज ए कंट्री हम लोग एज अ वी आर द ब्राइट स्पॉट राइट नाउ व्हेन we see globally is putting a lot of effort on building up infrastructure, digital and other thing. तो मैं थीम तो नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर अपना एसेट एलोकेशन कर रहे हैं कि डेट में कितना डालना है, उस 70 में से आप 5 या 8 रुपए फिर भी देख सकते हैं थीमेटिक, क्योंकि थीम्स कभी चलती कभी नहीं चलती है। और आप जो हम एक साइड हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई 8 साल, 10 साल, 12 साल डालो, और अगर थीम 3 साल की है, 3 साल बाद आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो थीम हो सकता है डाई डाउन हो जाए। तो मेरा सजेशन होगा डाइवर्सिफाइड, वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स में, लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप में डाल के या हाइब्रिड में डाल के अपना एसेट एलोकेशन करें। हाँ, अगर आप बहुत ट्रैक करते हैं मार्केट, तो आप थीमेटिक टाइप के में 5 से 10% देख सकते हैं। इंटरनेशनल फंड हो गए जैसे कई कई टाइम पे 5 से 7%, गोल्ड या सिल्वर हो गए। तो मेरा थॉट ये होगा कि एसेट एलोकेशन पे ज्यादा ध्यान दें रादर देन थीम। और थीम पे कभी भी अपना कोर पोर्टफोलियो नहीं बनाए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो कैन बी थीम, लेकिन थीम में जब भी डालें तो मेरा सजेशन यही होगा कि उस थीम को लगातार ट्रैक करें। क्योंकि थीम्स इज लाइक अ फैशन, आते हैं जाते हैं। लॉन्ग टर्म थीम बहुत कम रही है, बट हर एक की अपनी साइकिल रहती है। तो बेटर रहेगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टमेंट अपना कोर बनाए। थीम को हर 3 साल, 2 ढाई साल में फिर जरूर देखे जरूर। जी। सर, आपने साइकिल की अभी बात की, तो क्योंकि इससे पहले भी हमने जब एक्सपर्ट से बात की थी, तो हमने उनसे भी ये चीज़ सवाल पूछा था और ये ज़िक्र किया था कि पिछले कुछ 1 साल अगर कहें, लास्ट ईयर की बात करें, तो स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो काफ़ी ट्रेंड में रहे, लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसा लगाया है। लेकिन क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है? क्योंकि बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका भी एक साइकिल होता है। शायद वो लास्ट ईयर बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था, तो इस साल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्या ये भी साइकिल के दौर में आ रहा है? बिल्कुल। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म एवरेज में अगर तो बेसिकली अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को अगर देखते हैं, तो अपने अपने रिस्क प्रीमियम के साथ रिटर्न देते हैं, और हर एक की अपनी साइकिल रहती है। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 1 डेढ़ 2 साल में स्मॉल कैप के रिटर्न्स और फ्लोज भी उसी हिसाब से ज्यादा आए हैं। बट मुझे लगता है कि हर एक की अपनी साइकिल है। आज की डेट में अगर अपन कहें वैल्यूएशन जो कहते हैं, अल्टीमेटली स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अपने अपने लॉन्ग टर्म के वैल्यूएशन है, और इनके आपस के भी जो रिलेटिव वैल्यूएशन है, उसमें आज की डेट में स्मॉल कैप थोड़े हाई वैल्यूड लगते हैं। तो हो सकता है करेक्शन हो सकता है करेक्शन ना हो, मैं ये कह रहा हूँ। हो सकता है प्राइस करेक्शन हो सकता है टाइम करेक्शन हो। टाइम करेक्शन क्या होता है कि बढ़ा हुआ है, लेकिन अगले लेट से 1 साल में किसी पर्टिकुलर सेक्टर ने या सेगमेंट ने 50% रिटर्न दे दिया, 30% रिटर्न दे दिया, लेकिन अगले 1 साल 0% रिटर्न दिया, तो वो टाइम करेक्शन कहलाता है। और दूसरा जो अपन नॉर्मली समझते हैं मार्केट करेक्शन की, प्राइस गिर जाती है, उसे प्राइस करेक्शन कहते हैं। तो हो सकता है करेक्शन आए, टाइम भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है ना भी आए, वो इसी लेवल पे रहे। तो इसमें कई चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, सेंटीमेंट रहता है, लिक्विडिटी रहती है। और अगर अपन देखें पिछले 1 सवा 1.5 साल का, तो लिक्विडिटी स्मॉल कैप को काफी चेज कर रही है, चाहे वो डोमेस्टिक रही हो, चाहे अपना रिटेल रही हो। तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है, बट मेरा सजेशन होगा कि साइकिल को ध्यान रखें। क्योंकि स्मॉल कैप में जब करेक्शन आते हैं तो शार्प आते हैं। अगर अपन 2008 का देखें या पास्ट का देखें, तो जो डीप करेक्शन आते हैं, और वो क्षमता जो कहते हैं ना, रिस्क डीप कट झेलने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप का इन्वेस्ट करें। नहीं तो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
जी, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो दोबारा साइकिल आएगा ही स्मॉल कैप का, तो बिल्कुल वो बिल्कुल, लंबे बट समय के बट लिए। वही बात है कि आपके गोल से मैच कर रहा है कि नहीं। वो जैसे सपोज करिए, मैं आज लेट्स से समबडी इज 40 ईयर और वो 20 साल की होराइजन लेके चल रहा है और रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो 20 साल के लिए स्मॉल कैप हो सकता है एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म हो, एक व्हीकल हो। हम्म। लेकिन जब आप 58 साल के, राइट, जब आपके रिटायरमेंट में 2 साल रह गए, उस साल अगर आप गलत साइकिल में फंस गए तो मुश्किलात आ सकती है, क्योंकि जो आपने एसेट क्रिएट किया आप चाहते हैं उस समय में अंडर रिटायरमेंट कि आप उसको कंसोलिडेट करें, कंजर्वेटिव उसमें जाएं और रिटायरमेंट के लिए अपना कॉर्पस तैयार करें। हो सकता है आपने 100 रुपये डाले और वो 10 हजार हो गए, और 10 हजार के अगर 5 हजार हो गए तो वो नुकसान होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बट सर्टेनली आप जो कह रहे हैं कि अगर आप 15 साल 20 साल की कहानी ले रहे हैं और सोच रहे हैं, तो फिर इतना वैल्यू कर इतना इतना रिस्क का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होगी स्मॉल कैप में भी। बट आज की डेट में अगर अभी आप बात करेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि देखते रहना चाहिए और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। और रिस्क, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल रिस्क अंडरस्टैंडिंग और टेन्योर। आप जो देख रहे हैं, हर पैसे का एक रंग होता है, कलर ऑफ मनी, which you are keeping for trading, which you are keeping for long term investment, which you are keeping for FD also. Every money has a color wallet का। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, कभी भी ओवर किसी पे भी ना जाए। अगर आप एक साइड में ओवर जाएंगे तो हो सकता है हाई रिस्क में हाई रिटर्न भी बने लेकिन रिस्क भी है। हो सकता है आप ओवर कंजर्वेटिव रहे तो आपको कंजर्वेटिव तो रहेंगे, रिस्क नहीं रहेगी लेकिन रिटर्न नहीं रहेगा। तो बैलेंस आउट इज इंपॉर्टेंट पीस। जी सर, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी में भी कुछ बदलाव करना चाहिए? देखिए, अगर इसमें तो मेरा सजेशन होगा, अगर आप डेली मार्केट देखते हैं और अगर आपको मार्केट की अच्छी समझ है तो आप ये खुद कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा सजेशन होगा कोई अच्छा एक एडवाइजर ले, और जिससे आप जिसको भली भांति इस सारी चीजों की समझ हो, क्योंकि साइकिलें होती हैं। जैसा भी आपने कहा कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप की अपनी अपनी साइकिलें होती हैं। सही साइकिल पे आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रखता। ब्रॉड इंपॉर्टेंट है कि आपका एसेट एलोकेशन, आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, आपकी लाइबिलिटी प्रोफाइल और आपकी एसेट को समझने की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। और उसकी बेसिस पे अगर आप डेट, इक्विटी, गोल्ड, प्रेशियस मेटल, इंटरनेशनल फंड पोर्टफोलियो बनाए, लॉन्ग टर्म में यू विल मेक। बहुत ज्यादा रिटर्न बना के बहुत ज्यादा रिस्क लेके फायदा नहीं है, आपको ट्रेड ऑफ करना होता है रिस्क वर्सेस रिटर्न का। तो एसेट एलोकेशन वुड बी अ राइट प्ले रादर देन जस्ट लुकिंग एट ओनली इक्विटी और एनी डेट क्लास, सिंगल क्लास। जी। जी, अंत में एक और सवाल मेरा ये होगा कि क्या म्यूचुअल फंड जब निवेश करते हैं उसमें तो अगर हम बात करें तो क्या कुछ कैपिंग रखनी चाहिए कि कम से कम मिनिमम आप या मैक्सिमम इतने ही फंड्स में निवेश करें? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने पे उन्हें मुश्किल हो सकती है ट्रैक करने में। करेक्ट। मेरे ख्याल से हम्म। ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लें और लेट्स से ऑन एन एवरेज एक एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड पकड़े तो 35 से लेके 50-55 स्टॉक्स इक्विटी की बात करें तो रखते हैं। अब अगर आपने 4 फंड लिए तो ब्रॉडली वो 200 शेयर होंगे, उसमें से कुछ ओवरलैप होंगे। लेकिन अगर आपने 10 फंड ले लिए तो बेसिकली 550 स्टॉक लिए हैं, उसमें ओवरलैप करते करते आप एक्चुअली इंडेक्स के बराबर कर रहे हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन इन पर्टिकुलर एसेट क्लास, आपको डाइवर्सिफाई यूजुअली करना चाहिए अनकोरिलेटेड एसेट क्लास, जैसे डेट और इक्विटी और गोल्ड में आपने किया, विच इज ओके। बट अगर आप एक ही एसेट क्लास में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं तो कई बार आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं होता उस चीज का। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो समटाइम रिड्यूस योर रिलेटिव रिटर्न बेसिकली। जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे जेएम फाइनेंशियल की अगर बात करें तो आप अभी किन सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं या आपके कुछ टॉपिक्स में अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बता सकें? देखिए, ब्रॉडली हमारे फंड मैनेजमेंट टीम का जो व्यू है, कंसिडरिंग जिस जिस कंडीशन में और जिस स्टेट में, जिस साइकिल में कंट्री एज ए इंडिया एज ए कंट्री वी आर इन, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैसिव ग्रोथ हो रही है इस कंट्री में। चाहे वो अर्बन इंफ्रा देखें या आप रोड्स देखें, रेलवे देखें, देयर इज अ रिवैम्प अक्रॉस एंड विच इज वेरी वेरी विजिबल ऑल्सो, बहुत फास्ट हो रहा है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऐसा लगता है उससे अलाइड जितने भी सेक्टर हैं, जैसे कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारे सेक्टर आप रिलेटेड है, इसको देख सकते हैं। फार्मा एंड टेक एक हमारे फंड मैनेजमेंट का व्यू है कि दीज आर द गुड वन। रियल एस्टेट एक हमें ठीक लगता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है, PLI दिया है, सो दैट कैन बी ऑल्सो, बिकॉज लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसे लगते हैं जो हमें, हमारे फंड मैनेजमेंट टीम का व्यू है, हाउस व्यू है कि दीज आर द सेक्टर विच विच विल बी डूइंग बेटर
relatively than other sectors. जी, अंत में कोई सावधानी आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जब वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो किन बातों का वो ख्याल रखें, किन से बच कर रहें? मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल एडवाइस तो यही होगा एज ए इन्वेस्टर, खुद भी निवेशक के रूप में, कि कई बार हम क्या फैशन में है, क्या वेग में है, क्या नई थीम चल रही है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन इन्वेस्टमेंट। थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ज्यादा एक्साइटमेंट ज्यादा अच्छा नहीं होता है। मैं जैसे एक हीरो होंडा का पुराना होता था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। अगर आप ठीक ठाक अच्छा फंड ले लें और लॉन्ग टर्म दें, तो मैं उसका ही एक कॉलोकियल वर्ड बनाया है, फॉरगेट योर फोलियो। इट डजंट मीन कि आप अपना फोलियो भूल जाए, केवाईसी ना कराएं, ध्यान रखें, लेकिन लंबे समय के लिए फोलियो अगर याद नहीं रहेगा तो आपके पैसे बनेंगे। कोशिश ये करें कि आपके गोल्स और आपकी जो आपकी टेन्योर है, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। एसेट एलोकेशन पे खास तौर से ध्यान दें, क्या नया फैशन में आ रहा है। कुछ कई बार कहते हैं ना, नॉइजेस आर बैड, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कई बार काम आती है। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड बड़ा एक सिंपल ट्रांसपेरेंट व्हीकल है, उपयोग करें, लॉन्ग टर्म के लिए डालें। और फॉरगेट योर फोलियो माइट बी अ गुड थीम एज अ मेंटल पीस, डू रिव्यू बट फॉरगेट योर फोलियो एंड इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पर आए। उम्मीद है कि एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी और म्यूचुअल फंड्स से जुड़ी हुई और भी बारीकियाँ हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक़्त के लिए इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. उम्मीद है आपको फायदे का फंड का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।